चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे टेम्परामेंट की। टेम्परामेंट होता क्या है और कैसे बनता है। हम लोग जब इस चीज को समझे तो हमको समझने में 10 से 20 साल लगे, क्योंकि हम लोगों को बुक में क्लियर अंडरस्टैंड नहीं था और न ही किसी ने हमें सही ढंग से गाइड किया था दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। लेकिन जो क्लासेस रेगुलर का जो पर्पस होता है ना, स्टूडेंट को इतना अवेयर ही नहीं है कि वो क्या करें, कैसे ज्वाइन करें, क्या करें। मतलब अपनी तरफ से एक्टिवनेस आप लोग नहीं दिखा पाते हो दोस्तों। बड़ा दुख होता है कभी कभी। खैर, मुझे उससे मतलब नहीं है। जिसको एक्टिव होना हो जाए, ये सीख लीजिए, क्योंकि मैंने क्लास जिस दिन बंद करी, शायद आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज कोई भी नहीं देगा। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी आपको ये चीज नहीं देगा जो आप लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, चलिए हम आज आप बात करते हैं टेम्परामेंट की। बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप एक ह्यूमन लाइफ को देखते हो, है ना, टेम्परामेंट को आप प्रैक्टिकली समझिए। आप ह्यूमन लाइफ को देख रहे हो ना, तो आप ह्यूमन लाइफ को किस रूप में देख रहे हो? आप देख रहे हो कि एक यहां पर एक स्पर्म है, एक ओवम है, दोनों फर्टिलाइज हुए, एक सेल बना, है ना। ये दोनों मिलकर यहां पर एक पर्टिकुलरली एक सेल का निर्माण किया। ये दो सेल है, दोनों सेल आपस में फ्यूज हो गई और फ्यूज होने के कारण तो यहां पर क्या बना? एक बना डीएनए, एक बना आरएनए। जानते हो ना जीन्स के बारे में, है ना। इतना तो आपको पता ही होगा जीन्स क्या होता है ना। आपको याद रखना है दोस्तों, मेल और फीमेल जब स्पर्म आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ और यहां पर स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के मिलने के कारण न्यू स्प्रिंग यानी न्यू जनरेशन का निर्माण हुआ। अब न्यू जनरेशन हुआ तो आपको याद रखना है 23 यहां से और 23 यहां से, टोटल 46 क्रोमोसोम यहां पर इन दोनों स्पीसीज का जेनेटिक
जो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहां पर मां और बाप दोनों के आधे आधे कैरेक्टर का जो जीन्स होते हैं, उस जीन्स का यहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर दोस्तों वो पर्टिकुलरली यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफर होता है दोस्तों तो इन्हीं जीन्स के माध्यम से होता है ना, और ये अपने चिल्ड्रंस में ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, जो कि फ्यूचर में जो एक न्यू स्प्रिंग निर्माण कर रहे हैं, नया वंश आप दे रहे हो दोस्तों, वो वहां पर उसकी बॉडी और उसके पूरा मेंटल स्टेट, अर्थात उसके स्ट्रक्चरल यानी बॉडी और उसके कैरेक्टर यानी उसके माइंड का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखना, उसकी पूरी बॉडी और उसका माइंड इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के माध्यम से जाएगा, और उसमें से जो 44 क्रोमोसोम्स यानी 22 पेयर होते हैं, that is called autosomes, और 1 पेयर होता है that is called sex chromosome। ठीक है, ये जो 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम्स होंगे वो उसकी बॉडी को बना रहे हैं, और ये जो 1 पेयर जो क्रोमोसोम होता है ये मेल और फीमेल को बना रहा है दोस्तों, है ना, यानी ये उसके कैरेक्टरिस्टिक को बना रहा है। और यही कारण है दोस्तों, जब वहां पर एक न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है, मेकअप जो होता है दोस्तों, जो बनावट होती है इन्हीं जीन्स के माध्यम से होती है। तो मैं क्लियर कट आपको बताना चाहता हूं, मैं बिल्कुल 100% मॉलिकुलर मोशन के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडीज यहां पर जाकर भी काम करती है, यहां पर भी काम करते हुए देखा गया है। यानी आप अगर कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज किसी व्यक्ति में डेवलप हो रही, बिकॉज टेम्परामेंट यहीं से आ रहा है, ये टेम्परामेंट का निर्माण ही यहीं से हो रहा है, ये जीन से टेम्परामेंट का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा एक ही घर में 2 बेटा, एक मोटा और एक दुबला है ना। आप एक ही अपने ही परिवार, अपने काका उनको देख लो, है ना, अपने भाइयों को देख लो, अपनी बहनों को देख लो, कभी भी कोई एक जैसा नहीं होता, है ना, सब में डिफरेंस होता है, और सबके जीन्स अलग अलग होता है, सबके जीन्स का म्यूटेशन डेवलपमेंट अलग अलग होता है दोस्तों। और यही कारण है जीन्स आर द एक्सिस ऑफ सेंट्रल लाइफ, है ना। आप जिंदा है ना, और आपका सेंट्रल एक्सिस देखा जाए ना तो ये जीन्स है, जो आपके माँ बाप के जो कैरेक्टर लेकर आए, जो जीन्स लेकर आए, आप माँ बाप के साथ जिस परिस्थिति में डेवलप हो रहे हैं, वो जो डेवलप हो रहा है वो टेम्परामेंटल कंडीशन डेवलप कर रहा है ना। अब जब ये कंडीशन आपने समझी तो यहां पर आपने देखा कि डीएनए और आरएनए, ये जो जीन्स होता है इस डीएनए के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, अब डीएनए के अंदर पाया जा रहा है तो आपको यह भी याद रखना है यही डीएनए आरएनए को फॉर्म करता है। यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो डीएनए है ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। इस सेल के अंदर जो पर्टिकुलर डीएनए है वो आपके आरएनए के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर आपको इतना सा चीज पता लग गया ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको हरा सकती है। यहां पर आप वेन1 का प्रयोग कीजिएगा, ये डायरेक्टली यहां पर काम कर रही है। जीन्स में अगर कोई चेंज करना है, जेनेटिक म्यूटेशन अगर डेवलप हो चुका है उसको चेंज करना है, वेन1 का प्रयोग कीजिए। इसीलिए अगर कोई सेल में वहां पर जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हो रही है, आपको वेन1 का प्रयोग करना है दोस्तों। इट्स अ टॉप क्लास प्रोटोकॉल, याद रखना दोस्तों, बिकॉज आरएनए जो होता है ना सपोर्ट द सेल्स and control the formation of a specific protein which is responsible for build-up of mind and body। याद रखना, डीएनए आरएनए को बना रहा है, और यही आरएनए आपकी पूरी बॉडी को, है ना, आपके जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो आपके पेरेंट्स से लेके आए, और जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिसके माध्यम से आपके बॉडी का निर्माण हो रहा है, उस प्रोटीन को बनाने का काम यही आरएनए करता है। ये हम सेकंड सेम में इसको बहुत डिटेल करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट अप बता रहा हूं कि जो सेल जो आपके मेल फीमेल से बन रही है या जो आपकी बॉडी बन रही है, ये बॉडी में ये जो सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डीएनए का मैन्युफैक्चरिंग हुआ आधा आधा मेल फीमेल से आया, और ये यहां आरएनए का निर्माण कर रहा है, और आरएनए आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करवाकर प्रोटीन सिंथेसिस के माध्यम से आपके बॉडी आपके माइंड को डेवलप कर रहा है दोस्तों, है ना। और यही कंडीशन से शुरू होता है आपका टेम्परामेंट, है ना। यानी आप कहां पर डेवलप हुए हो, आप पैदा कहां हुए हो, समुद्र तल। आप मुंबई हुए हो तो समुद्र तल के पास हो,
आप असम में हुए हो तो आप समुद्र तल से ऊपर हो, है ना। एमपी में हुए हो तो आप बिल्कुल भारत के बीच में हो, आपका वातावरण बिल्कुल मीडियम होगा, मिक्स होगा, है ना। अर्थात आप जहां पर डेवलप हो रहे हो, जहां पैदा हो रहे हो, अपने माँ बाप के गुण लेकर आ रहे हो, तो उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आप डेवलप हो रहे हो, जिस परिस्थिति में जो आप खा पी रहे हो, जो आप रह रहे हो, जिसे आप देख रहे हो, जिसे सोच रहे हो, जिसे समझ रहे हो, उसी परिस्थिति के अनुसार टेम्परामेंट डेवलप होता है। और इसी कंडीशन में प्लांट्स का डेवलपमेंट भी इसी कंडीशन में होता है, और इसी वजह से प्लांट्स की मेडिसिन जो प्रिपेयर की जाती है, उनका बिहेवियर भी बिल्कुल इसी तरह से आपकी बॉडी में देखने को मिलता है, जिस प्रकार से आपकी यहां पर डेवलपमेंट आप देख रहे हो, प्लांट्स का डेवलपमेंट भी उसी प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। बस आपको कोरिलेट करते आना चाहिए, आपको ये देखते आना चाहिए कि कौन सा प्लांट, कौन सी रेमेडी कब, कहां पर, किस परिस्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, बस इतना आपको देखते आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां हमने बात करी कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है ना, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो आपके बॉडी, आपके माइंड का निर्माण करता है। पहला होता है सॉलिड प्रोटीन, दूसरा होता है लिक्विड प्रोटीन, है ना। आपको क्लियर कट अंडरस्टैंड होना चाहिए दोस्तों कि जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है तो सॉलिड प्रोटीन और लिक्विड प्रोटीन, दो प्रोटीन होते हैं जो आपकी इस पूरे सेल के प्रोटीन बनाते हैं। ये दोनों पूरे सेल प्रोटीन को बनाता है ना। यानी सेल के अंदर जब आरबीसी के आरएनए के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस किया जा रहा है तो दो प्रकार का होगा, एक सॉलिड प्रोटीन, एक लिक्विड प्रोटीन। और ये सेल के लेवल पर जब यहां पर बना रहा है दोस्तों, तो याद रखना सॉलिड प्रोटीन का काम होता है पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण करना, और जो लिक्विड प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड एंजाइमेटिक प्रोटीन, है ना। ये एंजाइमेटिक प्रोटीन है और ये पूर्ण रूप से सॉलिड कंटेंट है जो आपकी पूरी बॉडी को डेवलप कर रहा है ना। कैसे कर रहा है आपको इसको समझना है दोस्तों, आप सब कुछ समझ जाओगे, है ना। यहां पर ये सेल प्रोटीन स्पेसिफिकली काम कर रहा है दोस्तों, मेकअप ऑफ कैरेक्टर ऑफ मैन। जो आदमी है, मैं जैसे खड़ा हूं, मेरे कैरेक्टर को निर्मित करने का काम ये करेंगे सॉलिड प्रोटीन, लिक्विड प्रोटीन। यानी आप सब भी अपने आप को देखोगे तो आपके जो कैरेक्टर है वो उस व्यक्ति के कैरेक्टर को सॉलिड प्रोटीन और लिक्विड प्रोटीन मिला के ही बनाते हैं। अब इसको कैसे करोगे आप, बॉडी और माइंड, आपने दो बातें करी, तो बॉडी और माइंड पे चलो आप। कैसे? सॉलिड प्रोटीन्स, याद रखना दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर प्रदान करता है, यानी एनाटॉमिकली, है ना। आपकी बॉडी में जो आपका एनाटॉमिकल डेवलपमेंट है उसको प्रदान करने का काम सॉलिड प्रोटीन का है। यानी आपका फेस कैसा होगा, आपका हेयर का कलर कैसे होगा, आपकी आईज का कलर कैसे होगा, आपका स्किन का कलर कैसे होगा, है ना। आप बहुत सुंदर लगते हो या सो या बिल्कुल अगली लगते हो, कैसे लगते हो, है ना। आपका फीचर बिल्कुल शार्प है या बिल्कुल डल लगता है ना। याद रखना, लॉन्ग है या ब्रॉड है या बिल्कुल राउंड गोल मटोल हो आप, है ना। डेलिकेट स्ट्रक्चर रख रहे हो या बिल्कुल टॉल लंबे या बिल्कुल ठीकने शॉर्ट स्ट्रक्चर, आप किस तरह के स्ट्रक्चर रख रहे हो दोस्तों, है ना। दिस एक्सप्रेशंस आर इंडिकेटेड ऑफ द टेम्परामेंट इन इलेक्ट्रोमैथी। ये सारा का सारा इंडिकेशन आप टेबल प्रैक्टिस में देखते हो। इसलिए मैं आज आपको उस लायक बना दूंगा कि कल से आपके पास कभी कोई पेशेंट आए तो आप इसकी प्रैक्टिस करने लगिए। आप बता दोगे कि यार इसकी बॉडी सॉलिड और लिक्विड प्रोटीन से बनी है और उसमें सॉलिड प्रोटीन से उसका ये जो बॉडी का डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट ऐसा है तो ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट, इसका डेवलपमेंट ऐसा है तो ये सैंग्वाइन टेम्परामेंट, इसका ऐसा है तो ये बिलियस टेम्परामेंट, इसका ऐसा है तो नर्वस या मिक्स टेम्परामेंट, है ना। याद रखना दोस्तों, ये एक्सप्रेशन टेम्परामेंट के इंडिकेटर होते हैं इलेक्ट्रोमैथ में, है ना। अगर किसी व्यक्ति का फीचर एकदम शार्प है, डेलिकेट है, फेयर है, स्मार्ट है, आप किधर जाओगे दोस्तों। यानी एक व्यक्ति आ रहा बहुत सुंदर नजर आ रहा है ना। याद रखना गॉड गिफ्ट होता है सैंग्वाइन टेम्परामेंट को, याद रख लेना सैंग्वाइन टेम्परामेंट को गॉड गिफ्ट होता है कि वो जो देखोगे बिल्कुल डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, भगवान ने फुर्सत से बनाया होता है। याद रखना शार्प, है ना, फेयर और बिल्कुल स्मार्ट कैरेक्टर का होता है, दैट इज कॉल्ड सैंग्वाइन टेम्परामेंट, है ना। आप देख लीजिए ना,
बॉडी का जब डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल सुंदर व्यक्ति नजर आ रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आप नजर करिएगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सैंग्वाइन टेम्परामेंट, है ना। लेकिन इसके विपरीत मुझे देख लो, इसके विपरीत, है ना, याद रखना दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल राउंडेड फीचर का हो, देख लो मैं राउंडेड हूं पूरा, है ना, ब्रॉड फीचर का, देखो मेरा सिर बड़ा है ना, एकदम डार्क कलर का स्किन है, देखो मेरी एकदम डार्क कलर की स्किन है ना, आप पहचान जाओ मैं लिम्फेटिक टेम्परामेंट का हूं, है ना। यानी दुबला पतला बिल्कुल डेलिकेट शार्प और फेयर कलर का हो और बिल्कुल आपको अलग नजर आ रहा है तो आप तुरंत बोल देना ये सैंग्वाइन है, और मेरे जैसा कैरेक्टर अगर नजर आए तो आप बोल देना लिम्फेटिक टेम्परामेंट है ना। आपको यहां पर डायग्नोस करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। अग्लीनेस यानी कुरूप, ना अच्छा ना बुरा, है ना। रिपल्सिव यानी प्रतिकारक, है ना। जस्ट नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं होता, जस्ट बिल्कुल नॉर्मल, जस्ट नॉट नॉर्मल दोस्तों। और इसीलिए एक्स्ट्रा शार्प हो, है ना, लाइक डेगर, याद रखना भिखारी जैसा, है ना, बिल्कुल डेगर, याद रखना दोस्तों, मिक्स टेम्परामेंट का होता है। ये इस सॉलिड प्रोटीन के डेवलपमेंट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैरेक्टर आप इस प्रकार से देख सकते हो दोस्तों, है ना। क्लियर कट अंडरस्टैंड होता है। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि चलो ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर निर्मित कर दिया, तो सॉलिड प्रोटीन का काम है, तो आपको याद रखना है, जब भी आपकी बॉडी में दो प्रकार की कंडीशन आएगी, एक वो कंडीशन जब आपको सॉलिड प्रोटीन को न्यूट्रिशन देना है, एक वो जब आपको लिक्विड प्रोटीन को न्यूट्रिशन देना है ना। याद रखना, ये जो सॉलिड प्रोटीन है ये हमेशा याद रखना दोस्तों D4 और D5 के लेवल पर जाएगा, और लिक्विड प्रोटीन हमेशा आपको D6 के लेवल पर जाएगा। कैरेक्टर पे जाइए, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। लिक्विड प्रोटीन आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, कोई बहुत कम लोग होंगे जो नॉन मेडिकेटेड होंगे, है ना। एंजाइमेटिक प्रोटीन, आपकी बॉडी में कोई भी केमिकल प्रोसेस होती है बगैर एंजाइम के नहीं होती। एंजाइम एक उत्प्रेरक का काम करता है, और उत्प्रेरक का काम करने के बाद आपकी पूरी बॉडी की जो केमिकल प्रोसेस है उसको परफॉर्म करवाता है दोस्तों, है ना। याद रखना, आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स बनते हैं सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, है ना, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उन्हें एक्टिव करने की जरूरत होती है ना। और जब आप नेगेटिव में चले जाते हो, आपकी बॉडी बिल्कुल कम काम करती है, नेगेटिव में चले गए, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा काम करती है, आप पॉजिटिव में चले गए, है ना। और यही कारण है, जब बहुत ज्यादा आपका ये स्टेट काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, पॉजिटिव कंडीशन आ गई, तो आप कहते हो यार इसको बहुत लाइटर में मेडिसिन दो, बहुत नेगेटिव मेडिसिन दो। यानी पॉजिटिव में नेगेटिव मेडिसिन दे दिया आपने, पेशेंट को तुरंत वहां पर बैलेंस कर दिया, क्योर हो गया। इसके विपरीत, यार यहां तो मुंह सूख रहा है, इसको तो बिल्कुल पसीना कम आ रहा है, यानी इसकी जो नेगेटिविटी है ये इसके लिए नुकसान है, काम करो इसको पॉजिटिव मेडिसिन दे दो। इसीलिए ये चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। D4 D5 और D6 का लेवल बताया, है ना। याद रखने की जरूरत है दोस्तों, ये इस कंडीशन में है, इसमें विपरीत मेडिसिन का प्रोटोकॉल आपको देना पड़ेगा, बिकॉज जब यहां पर जो लिक्विड प्रोटीन का आप काम देखोगे तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर एंजाइमेटिक प्रोटीन प्योरली रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी में जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं, दिमाग से रिलेटेड। मैं इसीलिए आपको मेंटल सिम्टम भी बता रहा हूं, मैंने नक्सोमिका के 9 प्लांट में मेंटल आपको पूरी बॉडी का कैरेक्टर बताया दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, है ना। याद रखना, अगर कोई पेशेंट को देखोगे, कोई भी एक टेम्परामेंट उठा लो, आप सैंग्वाइन ले लो, लिम्फेटिक देख लो, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का एक ही जैसा वहां पर सिम्टम आएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। कोई व्यक्ति को जो चीज डिजायर होती है कि नहीं यार ये मुझे डिजायर है, मुझे मतलब मैं पढ़ने में बहुत पसंद करता हूं, है ना, ये मेरे लिम्फेटिक टेम्परामेंट में कभी नहीं देखा गया कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाला इतना पढ़ने वाला होता है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं मिक्स में कन्वर्ट हो चुका हूं, इसीलिए मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो ये एडवर्स सिम्टम है ना। एवर्शन करना, लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाला हमेशा एवर्शन करता है, लेकिन जो नर्वस टेम्परामेंट वाला होता है हमेशा पढ़ाकू होता है, जो सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाला होता है हमेशा पढ़ाकू होता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, अगर मेरे को यहां पर ये कंडीशन नजर आ रही है तो डिजायर या एवर्शन मिलेगा, है ना। हॉट या चिली, गर्म और ठंडा, दोनों कैरेक्टर मिलेंगे। कई बार इस व्यक्ति को गर्म पसंद है, कई बार इस व्यक्ति को ठंडा पसंद है ना। दोनों कैरेक्टर अलग अलग मिलेंगे आपको दोस्तों, है ना। कभी किसी को बहुत ज्यादा थर्स्टी, बहुत प्यास लगेगी, किसी को थर्स्टलेस, यानी यहां प्यास ज्यादा लग रही है, यहां प्यास कम लग रही है दोस्तों, है ना। किसी को टॉलरेंस है, मतलब हर चीज को वो सहन कर जाता है, हाँ ठीक है यार दोस्तों, लेकिन किसी को इनटॉलरेंस होता है, वो सहन नहीं करता, बिल्कुल उसी समय चौके का छक्का चिपका देता है ना। किसी को एंगर होता है, क्रोध होता है,
किसी को फ्राइट होता है, डर होता है दोस्तों, फियर होता है, किसी को सैडनेस होता है, जरा सी बात में बुरा लग जाता है दोस्तों, कोई बहुत जॉयफुल होता है, हर चीज को अच्छा बोलो बुरा बोलो वो एडजस्ट करता रहता है, जॉयफुल होता है। कई में डेल्यूशंस होता है ना, कोई में बिल्कुल लव होता है, किसी में देखो हैट बिल्कुल वो घृणा करता है, पता नहीं किस चीज में घृणा होगा। कोई देखो इंट्रोवर्टेड होता है यानी अंतर्मुखी, और कोई देखो तो एक्सट्रोवर्टेड होता है यानी बहिर्मुखी, है ना। यानी अंतर्मुखी मतलब एकांत में बैठा रहेगा, किसी से कोई लेना देना नहीं, और कुछ ऐसे होता है कि बगैर बोले उसका पेट दर्द करता है, वो जाएगा 10 लोगों में पहचानता नहीं तब भी बात करना शुरू कर देता है, वो एक्सट्रोवर्टेड होता है ना। इसीलिए याद रखना ये जो कैरेक्टर सारे हैं ये लिक्विड प्रोटीन करते हैं, और ये लिक्विड प्रोटीन कंट्रोल करते हैं टेम्परामेंट ऑफ ह्यूमन के लेवल पर ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से, अर्थात ब्रेन के माध्यम से जो लिम्बिक सिस्टम है उसके माध्यम से। इसीलिए मैंने यहां D6 बताया, है ना। अर्थात जो लोग केवल D4 D5 D6 में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मैंने बता दिया, है ना। आपको याद रखने की जरूरत है, बिकॉज जब आप देख रहे हो कि लिक्विड प्रोटीन आपका कंट्रोल कर रहा है तो वो आपके टेम्परामेंट को कंट्रोल कर रहा है, किसके माध्यम से, ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम के माध्यम से, है ना। ये जो प्रोटीन्स होते हैं मोर एक्टिव होते हैं दोस्तों, और जितने मोर एक्टिव होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो बहुत सारी ग्लैंड्स है जो लगातार एक्टिव रहती है, और उनके एक्टिवनेस के कारण स्पीडली प्रोड्यूस करते हैं मोर हार्मोन्स, ज्यादा से ज्यादा हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब यहां पर मॉडर्न साइंस का एक चीज आपको सोचने की जरूरत है, मैं आपको हर समय बोलता हूं मॉडर्न साइंस क्या कहता है, अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय हार्मोनल सिस्टम एंड पार्टली बाय नर्वस सिस्टम, और इसी को मेटिजिन ने अपना हथियार बनाया। मेटिजिन ने यह हथियार इसलिए बनाया कि उनको पता है अगर आपको बॉडी की ग्रोथ कराना तो आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, यानी बॉडी की ग्रोथ में सॉलिड प्रोटीन का काम है, लेकिन बॉडी की ग्रोथ को कम या ज्यादा करके कंट्रोल करके बैलेंस हमेशा करना है दोस्तों, वो लिक्विड प्रोटीन का काम है जो ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल होता है ना। करेक्ट। इसीलिए उन्होंने कहा अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। 50-50 काम कर रहा है, 50% ग्रोथ और 50% बैलेंस रखना बॉडी का। ग्रोथ हो रही, अगर बैलेंस बिगड़ा तो क्या हुआ, मान लो कोई ट्यूमर है एबनॉर्मल हो गया, मैलिग्नेंसी में चला गया तो कैंसर हो जाएगा। अच्छा है कि बुरा है, बुरा है ना। और यही कारण है हम सबको कैंसर है। कैंसर सेल ऐसा नहीं कि हम हमारे शरीर में प्रेजेंट नहीं है, हमारे सबके शरीर में प्रेजेंट है, लेकिन हमारा डीएनए आरएनए का जो फ्रेमवर्क है जो बैलेंस फॉर्म में चल रहा है, नर्वस सिस्टम हमारा बैलेंस फॉर्म में चल रहा है, इसी वजह से सारा काम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है आज की वर्तमान परिस्थिति में, आज मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट पारिवारिक ऐसे हो गए कि मैं आज बहुत स्ट्रेस में हूं, बहुत डिप्रेशन में हूं, मेरा आप यहां से देख सकते हो, है ना। लेकिन मैं टेंशन नहीं लेता हूं दोस्तों, मैं टेंशन दूसरों को देता हूं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन आपके बॉडी में घर कर गए तो यू कांट सर्वाइव, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे दोस्तों। जो हो रहा है होने दो, जो होगा आपके लिए बेटर होगा, है ना। इसीलिए आज मैंने अपने फेसबुक आईडी पे एक मैसेज डाला है ना, वक्त जो सिखाता है ना वो समय पे नहीं सिखाता, उसने समय पे सिखा दिया होता है ना तो आज मेरे 35 साल ऐसे व्यर्थ नहीं होते, है ना। मैं घर पर आकर पंगु नहीं बनता, मैं आज इंदौर में बैठ के बहुत बड़ा एक डॉक्टर के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा होता, या फैमिली में आकर पूरा डिस्टर्ब हो चुका हूं, है ना। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जब आपके बॉडी में डेवलपमेंट होता है ना तो ये जो सिम्टम होते हैं ये लॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, ये लिक्विड प्रोटीन बनाते हैं। अगर आपको काम करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देयर आर 8 ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन। वो कैसे काम कर रही है, हमारे टेम्परामेंट पे कैसे काम कर रही है, इसीलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। तो ये सॉलिड लिक्विड प्रोटीन का फिलॉसफी आपको समझ में आ गया। इसका छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मैंने कहा हार्मोनल लेवल पर, आप जानते हो एड्रेनालिन का नाम सुना है आपने। अगर आपको क्रोध आ रहा है ना, आप बहुत हाइपर एक्टिव हो, है ना, आपको फोबिया है ना, आपको फ्राइट है, आपको फियर है, एड्रेनालिन के कारण, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूं सीरोटोनिन, आज मुझे सीरोटोनिन बहुत रिलीज हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि सैडनेस और एंजाइटी आपके बॉडी में इसी सीरोटोनिन के कारण है। यानी सीरोटोनिन बढ़ा तो आप सैडनेस और एंजाइटी के लेवल पर चले जाओगे, एड्रेनालिन बढ़ा तो एंगर, हाइपर एक्टिव, फोबिया, फ्राइट, फियर के लेवल पर चले जाओगे, है ना। आपने इफिनेफ्रिन का नाम सुना, इपिनेफ्रिन,
इफिनेफ्रिन, याद रखना दोस्तों, आप सैडनेस और मिलेनोकोली की तरफ चले जाओगे। सैडनेस, बिल्कुल। आजकल लोग क्या सहारा लेते हैं? बीड़ी, सिगरेट, वाइन, है ना, एकांत में जाकर दबा के सो जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये जो वाइन है, बीड़ी सिगरेट है, ये हमारी एंजाइटी सैडनेस को दूर कर देगा। उनको क्षणिक अच्छा लगता है, लेकिन क्षणिक में वो दूरगामी परिणाम को भूल जाते हैं। पूरा शरीर यानी उनका लिम्बिक सिस्टम यानी लिक्विड प्रोटीन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं दोस्तों। और उसके बाद जब कहते हैं कि यार देखो मेरा फैटी लिवर हो गया, मुझे ये हो गया, मेरा लिवर सिरोसिस हो गया, मुझे बताओ, है ना। अब ऐसी कंडीशन में सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रोटीन बर्बाद हो चुके होते हैं। क्या करोगे आप? सीधा D5 से मेडिसिन को शुरू करना, न्यूट्रल से मेडिसिन करना, क्योंकि इस कंडीशन में न्यूट्रल करना जरूरी है। और जैसे न्यूट्रल करोगे, D4 पे आओगे, D3 पे आओगे, D2 पे आओगे, D1 पे आओगे, आपका पेशेंट कवर कर चुका होगा, है ना। बिकॉज डोपामिन, है ना, डोपामिन जितनी भी लिम्बिक यानी लिक्विड प्रोटीन पे काम करना, उसमें सबसे बेटर बिहेवियर अगर आपको पैदा करना है, दैट इज कॉल्ड डोपामिन। बिकॉज ये लव, हैप्पीनेस, है ना, याद रखना दोस्तों, डेल्यूशन का लेवल क्रिएट करता है। और इसीलिए डोपामिन डेली बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कार्टून मूवी, कितने भी टेंशन में, मैं भी आधे घंटा कार्टून मूवी देख के आया हूं दोस्तों, है ना। लोबिता को देखा है मैंने आधा घंटा, क्योंकि अगर मैं नहीं देखता तो आज मैं क्लास की छुट्टी मारने वाला था, इतना टेंशन में था मैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल अपना डिवाइडेशन करना है आपको, तो आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। नकली हंसी हंसना नहीं, अंदर के हंसी हंसो। तो जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा फील कराना चाहते हैं, आप जब भी किसी ऐसे पेशेंट को जिनमें इन दोनों की कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, तो याद रखना, यदि किसी को ग्रोथ कराना सॉलिड प्रोटीन के लेवल पर, तो फैमिली वाली जो फिल्में होती है ना, हम साथ साथ हैं, नदिया के पार, है ना, ऐसी मूवीज देखो, आप देखो ये कैरेक्टर बन जाएगा। और लिक्विड प्रोटीन के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जाना है, तो दोस्तों याद रखना, हंसने वाली जितनी मूवीज है ना, चिल्ड्रन वाली जितनी मूवीज है, आप वो देखिए, है ना, कार्टून मूवीज देखिए, आपको बहुत सारी चीजें नजर आएगी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने देख लिया, आपकी बॉडी को मैंने सॉलिड और लिक्विड प्रोटीन के बिहाफ पर कितना अच्छा समझाया। अब आपको मैं प्रकृति से जोड़ रहा हूं, है ना, प्रकृति से जोड़ रहा हूं, आपकी बॉडी के लेवल पर जोड़ रहा हूं, आपकी प्रिपरेशन ऑफ क्रूड एसेंस के लेवल पर जोड़ रहा हूं। कैसे काम करता है और कैसे नहीं काम करता है, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा ये चीजें अगर आपके दिमाग में फिट हो गई, तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर समझ में आ जाएगी दोस्तों, बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए, टेम्परामेंट, आपने देखा कि सॉलिड और लिक्विड प्रोटीन से आपकी बॉडी का निर्माण हो गया। अब बारी आती है कि भाई हमारे पास तो 8 ग्रुप है। पहला स्क्रोफ्लोसो ग्रुप, जो बॉडी के हर फंक्शन पे काम करता है। दूसरा कैंसरसो ग्रुप, जो ये हमारे स्ट्रक्चर पे काम करता है। तीसरा होता है नर्वस ग्रुप यानी फैब्रिफिगो ग्रुप। चौथा होता है एंटी वर्मिफिगो ग्रुप, वर्मिफिगो ग्रुप। पांचवा होता है वेनेरियो ग्रुप। छठा होता है आपका एंजाइटिको ग्रुप यानी सेंग्वाइन टेम्परामेंट वाला, है ना। सातवां आपका होता है पेक्टोरल ग्रुप। आठवां जो ग्रुप होते हैं दोस्तों, ये सारे 1 बाय 1 लिम्फेटिको ग्रुप, और बाकी की होती है इलेक्ट्रिसिटी 90 में, ठीक है। ये 9 पार्ट्स है। अब ये 9 पार्ट्स का है, तो आपकी बॉडी के लेवल पर काम कैसे करेगा, फिजिकल या साइकोलॉजिकल, आप बताइए। मैंने अभी बताया कि कैसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर डेवलप हो रहा है, यानी आपके आसपास के वातावरण का, आपके घर के वातावरण का, आपके समाज के वातावरण का, आपके तहसील के वातावरण का, आपके जिले के वातावरण का, आपके संभाग के वातावरण का, आपका स्टेट के वातावरण का, आपके देश के वातावरण का असर आप पे पड़ता है ना। जब ये पड़ता है तो क्या आपकी बॉडी के डेवलपमेंट पे नहीं पड़ेगा, है ना। याद रखना, अगर ये पढ़ रहा है तो आपको याद रखना है कि जब मेडिसिन आप पढ़ रहे हैं, तो ये जब वातावरण कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आपके बॉडी में कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। याद रखना इस बात को। दूसरे साइंस में जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है, और भी कई साइंस है, इनमें जो साइंस का यूज किया गया है, इनमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग मेडिसिन का प्रिपरेशन किया गया है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात किया जाए, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मैंने आपको क्लियर कट बताया था, सल्फर, मर्क्यूरी और साल्ट, 3 चीज से आपने मेडिसिन बनाई। जब आपने क्रूड स्पेजरिक एसेंस प्रिपेयर किया, तो क्रूड एसेंस में सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट को पहले अलग किया और फिर उनको फिर से मिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्रूड स्पेजरिक एसेंस।
और इस क्रूड स्पेक्ट्रिक एसेंस से आपको D1 बनाया, D1 से D2 बनाया, D2 से D3 बनाया और D3 बनाकर दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया। कई कंपनीज ईमानदारी से D3 दे रही, कई कंपनीज D4 दे रही है ना, इसलिए सावधान, मैं आपको सावधान कर रहा हूं, है ना, सावधान। ईमानदारी वाली कंपनी से ही जुड़िए। ईमानदारी में किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, आप पहले तलाश कीजिए कि कौन सी कंपनी अच्छी रिजल्ट दे रही है, आप जुड़िए, मेरे कहने पे मत यूज कीजिए, ठीक है। सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट, ये तीनों चीज आपने मिला है ना। अब आपको मैं पूरा आपको बता रहा हूं कि देखो ह्यूमन बींग्स का आपके इस पृथ्वी के साथ, इस धरती के साथ कैसा संबंध है। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट और अर्थ, ये आपके आसपास के खास तत्व है ना। आप देख रहे हो ना, ह्यूमन बीइंग कहां रह रहा है, अर्थ पे रह रहा है, आसपास किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, है ना डिपेंडेंट। अगर ये डिपेंडेंट है तो याद रखना यहां पर 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके इस पर्टिकुलर लेवल पर पाए जाते हैं, है ना। और ये लेवल कहां पर पाया जाता है, आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कभी यहां आ रहे, कभी यहां जा रहे, कभी यहां आ रहे, कभी यहां जा 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 रहे। ये जो मूवमेंट है जिसको मॉलिक्यूलर मोशन कहते हैं, और इसी मॉलिक्यूलर मोशन के लेवल पर आपकी सेल की ग्रोथ होती है। अर्थात ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं जो आपके पास हैं, कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, है ना, याद रखना, सिलिकॉन, सिलेनियम, सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट, ये सब इन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं। करेक्ट, याद रख लेना। ये तीन जो हमने लिए, सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट, ये टॉप क्लास है। क्यों टॉप क्लास है वो कल बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा है, 3 दिन में टेम्परामेंट खत्म करूंगा मैं, ठीक है। यहां पर ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, बिकॉज इस सेल के अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म होती रहती है। याद रखना, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब इस सेल की ग्रोथ कराना है, रिपेयर कराना है, एटीपी एनर्जी का निर्माण करना है, सारी चीज यहां पर एनाबॉलिक लेवल पर होगी। और यहां पर उस एनाबॉलिक प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस के आधार पर तोड़कर इस सेल से बाहर निकालना, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस रेगुलर बेसिस पर जब ये सेल बनी है तब से लगाकर जब तक मरेगी तब तक एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होती रहेगी, है ना। हर सेल की अपनी एक लाइफ है, उसके बाद में उसकी जो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस खत्म हो जाती है। अगर सेल डैमेज हुई और न्यूक्लियस को कुछ हुआ और न्यूक्लियस इस सेल के बाहर चले गया, सेल मर गई, फिर कोई भी ताकत नहीं है आप उस सेल को बचा सको। ये निर्णय ले लेना अपनी बात को, है ना। इसीलिए अगर मान लो ये मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसमें से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैं निकाल दूं, है ना। यानी अगर मैं इलेक्ट्रोमोपैथ की बात करूं तो मैं कह रहा हूं सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट को निकाल दूं, है ना। सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट में डिस्टर्बेंसेस हो गया, क्या होगा, जब ये डिस्टर्बेंसेस हुआ तो सेल में कहां से आया, क्या डायरेक्ट सेल में घुस गया था, नहीं, कहां से आया था, ब्लड और लिम्फ से, है ना, ब्लड और लिम्फ से आया था। अब ब्लड और लिम्फ से आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये ब्लड और ये लिम्फ दोनों के माध्यम से आ रहा है। इसका मतलब हो रहा है जब आप खा पी रहे हो दोस्तों, तो कहां से खा पी रहे हो आप, है ना, लिम्फ और ब्लड, ये दो ज्वाइंट एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों जो आपके बॉडी में पाए जाते हैं, आपके प्रत्येक ऑर्गन के फंक्शन को ये परफॉर्म कराने में मदद करते हैं, है ना। याद रखना, क्यों, क्योंकि आपके माध्यम से जो फूड मटेरियल्स आपने खाए, जिसमें जितना भी न्यूट्रिएंट, जितना भी वाटर, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट, जितना भी मिनरल्स, जितना भी ऑर्गेनिक, जितना भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपने खाया दोस्तों, वो इन्हीं ब्लड और लिम्फ के माध्यम से आपके प्रत्येक बॉडी के पार्ट में, ये हार्ट है, हार्ट से लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाया आपने, और राइट साइड से वापस जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हार्ट में पहुंचाया, हार्ट से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, और यहीं से स्टूल के माध्यम से सारा मेटाबॉलिक वेस्ट आपने बाहर निकाल दिया। याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये काम क्या किया, ये ब्लड और लिम्फ ही आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं, बहुत इसेंशियल होते हैं, बिकॉज जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन्हीं ब्लड और लिम्फ के माध्यम से जाते भी है, इनके माध्यम से आते भी,
ठीक, इसीलिए मैटी जी ने कहा कि जब ब्लड और लिम्फ ये दो चैतन्य द्रव वाइटल फ्लूइड है जो आपकी बॉडी में हर काम में कहीं ना कहीं सेंट्रल दूरी का निर्माण करते हैं, है ना, सेंट्रल वे में काम करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जब ये सेंट्रल वे में काम कर रहे हैं तो अगर इनमें से कुछ तत्व कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली डिसीज डेवलप होगी दोस्तों। ठीक है, तो वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द काजेस ऑफ डिसीज, मेटी जी ने यहां से निकाला। उम्मीद करूंगा बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने बताया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, बहुत बड़ा है। अगर मैं बोलने जाऊंगा तो 100 डेज चाहिए मुझे, इस पूरे टॉपिक पे 100 डेज बोल सकता हूं नॉन स्टॉप, है ना। याद रखना, ये ब्लड और लिम्फ का दूषित होना डिसीज होता है। तो देखो कैसे आपका टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है, और ये टेम्परामेंट में कोई सा भी टेम्परामेंट में, अभी हमने टेम्परामेंट स्टार्ट नहीं किया, टेम्परामेंट कैसे बन रहा है वो स्टार्ट किया। ये ब्लड और लिम्फ अगर दूषित हो गया तो इसको ठीक कैसे करोगे। मेटी जी ने ये सोचा फिर कि भाई चलो मैंने प्रिंसिपल बना दिया, वाइटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ या ब्लड में किसी का भी दूषित होना हुआ तो सबसे पहले ब्लड दूषित होगा, उसके बाद लिम्फ दूषित होता है। याद रखना मेरी बात को, है ना। आपने डिसीज डेवलप कर लिया, अब आप इसको कैसे क्योर करोगे। तब मेटी जी ने कहा यार मैं कैसे करूं, होम्योपैथ वाले तो प्लांट का क्रश करके मेजरेशन टेक्निक से निकालते हैं, क्रूडिसेंस वो करते हैं, आयुर्वेद वाले कूट पीट कर करते हैं, एलोपैथ वाले अपोजिट की और अपोजिट में करते हैं, मैं क्या करूं, है ना। तब उन्होंने सारे साइंस को पढ़ा, और सारे साइंस को पढ़ने के बाद कहा क्यूर बाय सिमिलर रेमेडी। मैं क्योर करूंगा सिमिलर रेमेडी के माध्यम से, क्योर करूंगा जो ब्लड और लिम्फ पे काम करती हो, है ना। तब उन्होंने देखा कि भाई मैं करूंगा तो कैसे करूंगा। आयुर्वेद तो कफ पित्तवात पे काम कर रहा है, होम्योपैथ तो सोरा सिप्लिस साइकोसिस पे काम कर रहा है, मेरे पास क्या है। तब उन्होंने कहा कि मैं भी टेम्परामेंट बनाऊंगा और ब्लड और लिम्फ के आधार पे बनाऊंगा। तब उन्होंने टेम्परामेंट बनाया। उन्होंने कहा कि रेमेडी मैं अगर नीड करता हूं, देखता हूं, तो मुझे प्लांट्स की रेमेडी चाहिए, है ना। और प्लांट्स की रेमेडी चाहिए तो मेरा जो मानना है, मैंने जो रिसर्च किया है, मेटी जी ने कहा कि मैंने जो रिसर्च किया है उसमें सल्फर मर्क्यूरी सार तीनों चीज पाई जाती है प्लांट्स में, है ना। और मैं अगर इसका सोर्स उपयोग करूंगा तो मैं प्लांट्स में यहां बहुत आसानी से इसको सोर्स के रूप में निकाल सकता हूं, है ना। मैं अर्थ और सराउंडिंग जो इसी ह्यूमन बींग्स के आसपास की है, यानी हमारे आसपास का अर्थ और उसकी जो सराउंडिंग है वहीं पर ये प्लांट्स पाए जा रहे हैं, है ना। तो मैं टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, ये टेम्परामेंट जैसे सेंग्वाइन टेम्परामेंट के लिए एंजाइटी को ग्रुप बनाए, लेकिन S2 और S5 बहुत क्लोज बनाए, है ना। S1 सीधा लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पर ब्लड और लिम्फ को मैं अगर कैरेक्टराइज करता हूं, प्रिंसिपल बनाता हूं, तो मुझे टेम्परामेंट देखना पड़ेगा और उस टेम्परामेंट के आधार पर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना पड़ेगा। तो मुझे टेम्परामेंट बनाया, तो उन्होंने पहले 3 टेम्परामेंट बनाए, सेंग्वाइन, लिम्फेटिक एंड मिक्स टेम्परामेंट, है ना। अब ये बनाया तो फिर उन्होंने देखा कि नहीं साहब, यहां पर 2 टेम्परामेंट और बनेंगे, एक बिलियस जाएगा, एक मिक्स में नर्वाइन जाएगा, नर्वाइन टेम्परामेंट, है ना। वो इसलिए जाएगा बिकॉज यहां पर बॉडी में देखो आप फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल एंड मेंटल 2 सिम्टम, सॉलिड और लिक्विड प्रोटीन, है ना। फिजिकल और मेंटल 2 सिम्टम डेवलप हो रहे हैं और मुझे दोनों को बैलेंस करना है। देन मुझे टेम्परामेंट 5 करना पड़ेंगे, सेंग्वाइन, लिम्फेटिक, मिक्स और मिक्स में 2, है ना, बिलियस और नर्वाइन टेम्परामेंट। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ यार, मैं इस टेम्परामेंट लेवल पर लेके जाऊंगा और इस टेम्परामेंट के माध्यम से सिमिलर रेमेडी को सिलेक्ट करूंगा जो इस टेम्परामेंट के लेवल पर काम करती है। फिर उन्होंने काम करना शुरू करा, लॉट्स ऑफ प्लांट्स की स्टडी करी, लॉट्स ऑफ प्लांट्स को उन्होंने अपने टेबल प्रैक्टिस में यूज करना शुरू किया। वहां पर कई रेमेडीज में ना, कई में एक एक रेमेडी में कई प्लांट्स का उपयोग करा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि नहीं यार, मैं इनके बिहेवियर के आधार पर सिलेक्ट करूं कि इनका कैरेक्टर क्या है। फिर उनको एक चीज समझ में आई, कुछ प्लांट सुपरफिशियल एक्टिंग होते हैं, कुछ प्लांट बहुत ही डीप एक्टिंग होते हैं, कुछ प्लांट तुरंत तेजी से काम करते हैं और कुछ प्लांट बहुत स्लोली काम करते हैं। कछुआ और खरगोश वाली कहानी, है ना। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बनाऊं ग्रुप, ऐसा मैं बैच बनाऊं रेमेडीज का, जिसमें कुछ मेडिसिन बहुत सुपरफिशियल तुरंत वहां पर पेशेंट को रिलीव करे, कुछ वही चीज को थोड़ा सा देर में करे, और कुछ इन दोनों प्रक्रियाओं को उत्प्रेरक के रूप में सपोर्ट करे। हाँ चलो तुम ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूं, और इसी के ब्याज पर रेमेडीज बनी है दोस्तों, है ना। और यही कारण है, ये रेमेडी जब बनी
तो मेटी जी ने प्लांट से, जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट से एक्सट्रैक्शन की टेक्निक, कोहबेशन मेथड की, हॉट फर्मेंटेशन की, जो भी टेक्निक है वो उन्होंने बनाई। आज तक मेंशन नहीं है कहीं पर भी कि मेटी जी या जर्मनी से जो मेडिसिन का लोग बोलते हैं कि जर्मनी से मेडिसिन आ रही है, कोई भी आदमी आज तक फार्माकोपिया गवर्नमेंट को प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसलिए आप किसी पे बिलीव नहीं करना दोस्तों, है ना। बहुत सारे लोग आज मार्केट में हम तो जर्मन के मेडिसिन है दे रहे चिपका के लोकल इंडिया के मेडिसिन, है ना। बड़ा सोच समझ के लेना आप, है ना। याद रखना एक्सट्रैक्शन, वहां पर आपने स्पेजरिक एसिड प्रिपेयर किया जिसमें सल्फर मर्क्यूरी 60 रहा, है ना। ये इलेक्ट्रोमेपेथ रेमेडी का बेसिक प्रिंसिपल बना दोस्तों। उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहीं से शुरू होगा आपका सारा खेल, यहीं से ट्रीटमेंट करना, टेम्परामेंट बनना शुरू हो गया दोस्तों। ठीक है, कैसे हुआ? आपने देखा सबसे पहले जेनेटिक, दूसरा आपने देखा एनवायरमेंटल। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट मतलब आप किस परिस्थिति में पैदा हो रहे हो और किस परिस्थिति में आपका डेवलपमेंट हो रहा है ना। मैंने अभी आपको बताया, एक मुंबई का, एक असम का, एक मेरे यहाँ का इंदौर का, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट आप कैसे डेवलप हो रहे हो वो जेनेटिक के लेवल पर होता है, और जो एनवायरमेंटल होता है दोस्तों वो टेम्पररी टेम्परामेंट होता है। एनवायरमेंट का टेम्परेरी होता है, अगर मैं 4 साल यहां रह रहा हूं तो यहां का हो जाऊंगा, लेकिन मैं जैसे असम गया तो मेरा टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा, है ना। ये टेम्परेरी होता है दोस्तों। जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट होता है वो जेनेटिक होता है, यानी आप जो जेनेटिक कैरेक्टर लेकर आए हो। लेकिन जो टेम्परेरी टेम्परामेंट होता है वो इन्वायरमेंटल होता है। आपने प्रकृति बदली, आप चेंज हो जाओ, और यही कारण है, आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं, मैं या कोई भी सीनियर आपको प्रोटोकॉल बताता और वो काम नहीं करता, इसका मतलब वो प्रोटोकॉल गलत नहीं है, प्रोटोकॉल का डायल्यूशन गलत है। बिकॉज मेरे यहां जो D6 में काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि मुंबई में जाकर वो D6 में काम करेगा। मुंबई बहुत हॉट इलाका है, अभी आप धनशी मैम से पता कर सकते हो, अभी कैंप लगा था सुनील पाटिल सर, संजय पाटिल सर के यहाँ, अभी जो कैंप लगा था संजय पटेल सर के यहाँ, उन कैंप्स में हमने सब सेकेंड डायल्यूशन, थर्ड डायल्यूशन के लेवल पर ट्रीटमेंट दिया है, और सबको क्विक रिस्पांस आना शुरू हो गया। उनको ये चीज समझाया, मैंने कहा देखो आप क्या 1:9 रेशियो फॉलो करोगे तो आपको एग्रावेशन होगा, लेकिन वही चीज आप सेकंड थर्ड डायल्यूशन में जाओगे, बिकॉज यहां पर जो है ना आपको कॉन्स्टिट्यूशनली इन्वायरमेंटली बहुत हॉट एनवायरमेंट है, आपको नेगेटिव में जाना पड़ेगा। कोल्ड में आपको पॉजिटिव में जाना पड़ेगा दोस्तों। आप ठंड में जाते हो तो गर्मी चाहिए ना आपको, तो गर्मी कब मिलेगी? जब आप न्यूट्रिशन दोगे, है ना। यही कारण है, बिकॉज डिस्पोजिशन देखना पड़ेगा आपको, है ना। आपको मेंटल स्टेट देखना पड़ेगा, आपको फिजिकल स्टेट देखना पड़ेगा, पेशेंट किस कंडीशन में, है ना। उस मेंटल और उस फिजिकल स्टेट के आधार पर, उस पेशेंट की कंडीशन के आधार पर प्रोटोकॉल सिलेक्ट होता है। अब आप मुझसे पूछिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के पूछिएगा। आप में से कई लोग अभी 2-4 दिन 5 दिन में कई लोगों ने मुझसे, सर आप जवाब नहीं देते हो, ये मैंने मेरे पेशेंट का पूछा है ना, मुझे फोन तक कर रहे हो, है ना। आपसे मैं पूछता हूं, रिपोर्ट पैथोलॉजी की है ना, उसके आधार पर आप ट्रीटमेंट पूछ रहे हो। आपने टेम्परामेंट देखा? दिल पे हाथ रख के बोलो, आपने टेम्परामेंट देखा? अगर मैंने प्रोटोकॉल बता दिया तो मेरे जैसा बेवकूफ नहीं, क्योंकि टेम्परामेंट आपने नहीं बताया, और जो प्रोटोकॉल मैं बताऊंगा कभी काम नहीं करेगा आपको, है ना। आपको सारी चीज देखना पड़ेगी, और उसके बिहेवियर के आधार पर, उसके डेवलपमेंट के आधार पर, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल स्टेट हो, उसके आधार पर प्रोटोकॉल तय कीजिएगा। कभी भी फेल नहीं होंगे दोस्तों, यू आर द बेस्ट, है ना। बिकॉज जो बेसिक लॉ होता है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का, वो आपके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। टेम्परामेंट सैंग्वाइन यानी एंटी एंजाइटिको, लिम्फेटिक एंटी स्क्रोफुलस, मिक्स एंटी कैंसरस। ठीक है, ये कैरेक्टर आपके सामने निकल के आया। जो सैंग्वाइन टेम्परामेंट होगा ना, गर्म हॉट टेम्परामेंट वाला होता है, बहुत गर्म खून वाला होता है दोस्तों। जो चिली होता है ना, वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट होता है, मेरे जैसा, है ना। लेस बॉडी हीट, मेरी बॉडी हीट बहुत कम होती है ड्यू टू मोर सॉलिड कंपोनेंट्स देन लिक्विड, क्योंकि मेरी बॉडी में सॉलिड कंटेंट ज्यादा है, लिक्विड कंटेंट कम है। याद रख लेना इस बात को। जबकि सैंग्वाइन टेम्परामेंट में लिक्विड कंटेंट ज्यादा होगा, सॉलिड कंटेंट कम, इसीलिए लीन एंड थीन होता है सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाला। लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाला रोल्ड गोल्ड होता है दोस्तों, तोंद भी निकली होती है जैसे मेरी निकल रही है ना, याद रखना। और जब मिक्स टेम्परामेंट में जाओगे ना, दोनों कैरेक्टर के मिल जाएंगे आपको। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि हिंदुस्तान में 85% मिक्स टेम्परामेंट के याद रख लेना, 85% पेशेंट
मिक्स टेम्परामेंट के। ठीक है, इसीलिए जब सैंग्वाइन टेम्परामेंट का आपको नजर आएगा, प्री डोमिनेट ब्लड सर्कुलेशन में आपको सिम्टम नजर आएंगे। यानी आप जब भी टेम्परामेंट सिलेक्ट करोगे, ब्लड कहां बन रहा है, कौन से ऑर्गन में बन रहा है, उस ब्लड को उपयोग करने वाले कौन से ऑर्गन है, कहां पर सर्कुलेट हो रहा है, और उस ब्लड को प्यूरिफाई करने वाले कौन से ऑर्गन है, ये पूरे वहां पर सैंग्वाइन टेम्परामेंट में आपको नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, और लिम्फेटिक टेम्परामेंट में प्री एब्डोमिनेट, यानी अगर प्री डोमिनेटेड अगर आप लिम्फ सर्कुलेशन देखोगे, आपकी बॉडी में कहां लिम्फ सर्कुलेशन है, तो आपको याद रखना है आपकी बॉडी में 80% ब्लड का सर्कुलेशन होता है, आर्टेरियल ब्लड, वीनस ब्लड, और जो 20% होता है वो वीनस सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन होता है, जो लिम्फेटिक चैनल के माध्यम से राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट, है ना, इनके माध्यम से होता है। लेकिन जब आप मिक्स टेम्परामेंट में जाओगे दोस्तों, प्री डोमिनेटेड बोथ सर्कुलेशन ब्लड एंड लिम्फ के लेवल पर नजर आएगा। इसीलिए आज जो प्रेजेंट कंडीशन है, आप देखिए 85% कंडीशन में आपको ब्लड के भी और लिम्फ के भी मिक्स्ड मिंगल्ड टेम्परामेंटिक मेटास्टेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के सिम्टम आपको नजर आते हैं। आप उठा के देख लो। अब मैं दिल से एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको मिक्स टेम्परामेंट है, आपकी बॉडी में मिक्स डिसीज है, आप सिंगल रेमेडी से ठीक कर सकते हो, है ना, सिंगल मेडिसिन दीजिए, ज्यादा मेडिसिन मत मिलाइए, है ना। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, एक्यूट ऑक्सीजन लेवल जब ब्लड में बहुत हाई होगा तब क्या करोगे, है ना, सब एक्यूट मिल, क्रॉनिक बिल्कुल नहीं, क्या करोगे, यानी एक जगह हाई, एक जगह मिक्स्ड है, और एक जगह बिल्कुल नहीं, क्या करोगे आप, है ना। याद रखना दोस्तों, जब भी सैंग्वाइन टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट करना है, आपको डायग्नोसिस का है सैंग्वाइन टेम्परामेंट का, सीधा आपके प्रोटोकॉल में सबसे पहले एक नंबर में एंजाइटी को ग्रुप की एक मेडिसिन होना चाहिए, A1, A2, A3। यदि आपको लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की डिसीज नजर आ रही है A1, राइट साइड के आपके हार्ट की डिसीज आ रही है A2, बिकॉज A1 आर्टरी पे काम करती है, A2 आपके वेन्स पे काम करती है। लेकिन अगर आपको दोनों नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा नहीं साहब मुझे दोनों कवर करना, हार्ट को कवर करना है, तो A3 सिंगल मेडिसिन है जो दोनों को कवर करती है ना। अर्थात एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्क्रोफलोसो ग्रुप का नजर आ रहा है, आपको S1 से लगाकर S3 तक जो भी मेडिसिन आपको सिलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन S1 जरूर होना हर प्रोटोकॉल में, स्क्रोफलोसो में S1 जरूर होना, बिकॉज जो मेन एक्सिस है वो आपका स्टमक है। आपका स्टमक को प्यूरिफाई कर दो, स्टमक की ताकत दे दो, दुनिया की कोई ताकत नहीं ठीक हो। इसीलिए फीडबैक ऑफ द डे मैं बताना चाहता हूं, फीडबैक ऑफ द डे। आज मुझे सुबह से देखने को मिला कि हमारे डॉक्टर ने एक बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, लेडी डॉक्टर हैं, EH ग्लो केयर को 2 ग्लोबल्स डेली नाइट में दिया 1000 डायल्यूशन में। मैंने आज तक नहीं दिया इतना ऊपर, उन्होंने दिया और कहा कि सर मैंने जनरल टॉनिक बिफोर मील, नेचुरल टॉनिक आफ्टर मील और EH ग्लो केयर को 2 ग्लोबल्स को डेली नाइट में दिया और रिंगवर्म गायब हो गया। विदिन 1 मंथ रिंगवर्म गायब हो गया, 3 साल से पीड़ित था। डिड यू नो अबाउट दैट? आप में से कितने सीनियर वो भी सोचेंगे, लेकिन उस लेडी ने, न्यू प्रैक्टिशनर है, अपना ब्रेन का उपयोग किया और बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट लिया, है ना। अब ये EH ग्लो केयर होता है, अभी नहीं बताऊंगा आपको, पूरा PDF डालूंगा, अभी डालूंगा मिड सेम में, जब आपकी पूरी रेमेडीज हो जाएगी उसके बाद, नहीं तो आप मेरा माथा खा जाओगे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये टेक्निक होती है टेम्परामेंट स्टडी की, कि ये कंडीशन में टेम्परामेंट आपके बॉडी में डेवलप हो रहा है। ठीक है, कैंसरस ग्रुप जो मिक्स टेम्परामेंट वाले होते हैं, उसका ट्रीटमेंट की शुरुआत ही कैंसरस ग्रुप से होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज आपको मैंने कहा कि भाई मिक्स टेम्परामेंट 85% लोग मिक्स टेम्परामेंट के हो गए, है ना। तो अब आप मुझे बताओ, एंजाइटी ग्रुप की एक मेडिसिन होना चाहिए, स्क्रोफलोसो ग्रुप की मेडिसिन होना चाहिए, कैंसरस ग्रुप की मेडिसिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैंने जो आपको 4 चीज बताया, S1 S10, है ना, S1 के साथ मैंने A1 जोड़ा, F1 जोड़ा, L1 जोड़ा, W जोड़ा, इसके साथ मैंने A2 जोड़ा, F1 जोड़ा, L1 जोड़ा, W जोड़ा, है ना। यहां मैंने A3 जोड़ा, F1 जोड़ा, L1 जोड़ा, W जोड़ा, और यहां पर मैंने फिर से A3 जोड़ा, F1 जोड़ा,
L1 जोड़ा W जोड़ा। तो मैंने क्या गलत बताया आपको? मैंने यहीं से सीखा है और आज तक कभी किसी को नहीं बताया कि मैंने कैसे सीखा। ये मेरे लास्ट क्लासेस हैं, इसलिए मैं आपको सब बता के जा रहा हूं। S1 A3 F1 L1 W का नाम दिया जनरल टॉनिक। S1 A1 F1 L1 W का नाम दिया पावर बूस्टर, क्योंकि ये पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहा, पावर दे रहा। S1 A2 F1 L1 W पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है आपके हार्ट में ला रहा, इसलिए इसको लिम्फो बूस्टर का नाम दिया। S10 A3 F1 L1 W इसको मैंने नेचुरल टॉनिक का नाम दिया। तो जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर, ये इसी पूरी टेक्निक पे काम कर रहा है। आप मुझे बता दो ऐसी कोई मेडिसिन है जो इसमें नहीं है? एंजाइटी को ग्रुप की भी मेडिसिन है ना? यहां पर स्क्रोफलोसो ग्रुप की भी मेडिसिन है। डब्ल्यूई न्यूट्रल रेमेडी इसमें ऐड कर दी तो आपके मिक्स टेम्परामेंट का रामबाण काम हो गया। यहां पर लिम्फेटिक चैनल मिडिलमैन भी है। यहां पर F1 यानी कि आपका F1 और W दो ऐसी मेडिसिन है जो नर्वस सिस्टम पे काम करती है। अर्थात मैंने सॉलिड और लिक्विड प्रोटीन को बैलेंस करने की कोशिश की है। अभी जो समझाया आपको, इसको बैलेंस करने की कोशिश की। मैं इसलिए कहता हूं D5 में सब लेते रहो, टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिलने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परामेंट की बात करते हैं। अब शुरुआत करते हैं टेम्परामेंट की दोस्तों, है ना? इतनी चीज आपको समझ में आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आ गई हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब आपने देखा कि सेल में डिस्टर्बेंसेस हो गया, है ना? अब सेल में डिस्टर्बेंसेस हो रहा है तो आपको बहुत अच्छी से पता है कि जब आपकी बॉडी का निर्माण हो रहा है तो सबसे छोटी इकाई सेल है ना? ऐसी कई सेल आपस में मिलकर टिश्यूज का निर्माण कर रही है और ये आपस में मिलकर टिश्यूज एक ऑर्गन का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ऑर्गन कई सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं ना, है ना? बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हो आप, है ना? तो बॉडी कॉम्प्लेक्स हुई कि केवल सिंगल पे हो गई? ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स हो गई, आपका सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स हो गया। और यही कारण है मैटी जी ने कहा कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, यानी आपकी पूरी बॉडी कॉम्प्लेक्स, आपकी डिसीज कॉम्प्लेक्स, तो मेडिसिन सिंगल कैसे? है ना? मेडिसिन भी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए, कॉम्प्लेक्स डिसीज के लिए कॉम्प्लेक्स रेमेडी जरूरत है, इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स किया दोस्तों। और यही कारण उन्होंने अपनी एक एक रेमेडी में 8 9 प्लांट्स को मिंगल किया, मिक्स किया और उसके रिजल्ट लेकर आए दोस्तों। लेकिन क्या होता है ना, जैसे आयुर्वेद खत्म हुआ, आयुर्वेद के जितने सीनियर डॉक्टर्स थे अपने साथ अपनी अपनी कुछ चीजें लेकर जाने लग गए। बताना उचित नहीं समझते कि जो मैंने सीखा बता जाऊं, वो मर गए, उन्हीं के साथ खत्म हो गया, है ना? यही कारण है इलेक्ट्रोमोपैथ भी ऐसे खत्म हो रहा है ना? यदि हमारी सेल में कोई एरर हो गया, कोई रुकावट हो गया, कोई ऑब्स्टिकल हो गया, कोई डिसीज उत्पन्न हो गया दोस्तों, तो आप मुझे बताओ कहां पर जाएगा डिसीज? सबसे पहले सेल में गया, सेल धीरे धीरे कई सेल्स को साथ में ले लिया, वो टिश्यू में गया, वो टिश्यू धीरे धीरे कहां गया? ऑर्गन में गया, ऑर्गन कहां गया? सिस्टम में गया, और सिस्टम कहां गया? बॉडी में। अगर मान लो स्टोन हो गया आपको, है ना, तो स्टोन कहां हो रहा है? विटामिन ए की कमी से इपिथेलियल सेल रफ हो गई, और रफ होने के कारण जो वेस्ट मटेरियल है वहां आके इकट्ठा होने लगे। बॉडी को लगा ये कोई डैमेज करेगा तो उन्होंने ग्रेन्युलोमा बना दिया, अर्थात कैल्शियम का डिपोजिशन कर दिया, स्टोन हार्ड हो गया। निकल रहा है? नहीं निकलेगा, जब तक सॉफ्ट नहीं करोगे नहीं निकलेगा, है ना? ये प्रक्रिया हुई। अब यहां पर क्या हुआ? उसने ब्लॉकिंग कर दिया, किडनी के फंक्शन को ब्लॉक कर दिया। तो किडनी का फंक्शन क्या? यूरिन को बनाकर यूरिन बाहर निकालना, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना, ऑलरेडी रुक रहा है। ब्लॉक हुआ, किडनी का साइज बढ़ने लग गया, किडनी में सिस्ट हो गया, पॉलिप हो गया, सब हो गया, है ना? और वहां पर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, यानी किडनी की यूरिन जो बाहर नहीं निकल पा रही वही रुकी, वहां से यूरेटर के माध्यम से आपकी किडनी के लेवल पर जाकर सारा प्रॉब्लम, है ना, वहां पर आपके सुप्रारीनल ग्लैंड पर सारा प्रॉब्लम डेवलप होने लग गया, किडनी खराब होने लग गई दोस्तों, है ना? तो ये कॉम्प्लेक्स डिसीज हुआ कि सिंगल एक सेल के लेवल पर हुआ? ये कॉम्प्लेक्स हुआ। अब कॉम्प्लेक्स हुआ तो आपको क्या करना है ना? याद रखना, पूरी बॉडी में ये डिसीज जनरेट फैल जाएगी। आप देखो सूजन आने लग गया, आ रहा कि नहीं? बीपी फ्लक्चुएट करने लग गया, घबराहट होने लग गई, वॉमिटिंग होने लग गया, आपको चेस्ट पेन होने लग गया, आपको एब्डोमेन पेन होने लग गया, आपको बैकएक होने लग गया, पूरी बॉडी के सिस्टम को आपने अफेक्टेड कर दिया। आप क्या करोगे? है ना? और यही कारण है दोस्तों, कभी कभी एक या एक से ज्यादा डिसीज हमारी बॉडी में जब सिस्टम में उत्पन्न होती है तो सेल्स, कई बॉडी के कई सिस्टम की सेल्स वहां पर दोस्तों डिस्टर्बेंस में चली जाती है, और यही कारण है कॉम्प्लेक्स डिसीज है। अब आप मुझे बताओ
क्या सिंगल मेडिसिन से कॉम्प्लेक्स डिसीज क्योर कर पाओगे? नहीं। थायराइड है, हाइपोथायराइड है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, चलो मैं 6 महीने हाइपोथायराइड का करता हूं, 6 महीने बीपी का करता हूं, 6 महीने डायबिटीज का करूंगा और फिर जो कुछ बचेगा फिर 6 महीने, 2 साल पेशेंट रुकेगा आपके पास? अरे हट, मैं दूसरी जगह कराऊंगा, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, कॉम्प्लेक्स डिसीज है, कॉम्प्लेक्स आपके बॉडी है, इसीलिए आपको कॉम्प्लेक्स रेमेडी का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स डिसीज है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। मानता हूं 2 या 3 मेडिसिन से ज्यादा मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, हर साइंस में इस चीज का, जब बेच फ्लावर रेमेडी आई थी तब उस साइंस के बनाने वाले ने भी कहा था 2 से 3 मेडिसिन ऐड करो, लेकिन धीरे धीरे कहा नहीं आप 6 मेडिसिन तक ऐड कर सकते हो, है ना। आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं। मैंने जो भी बेस दिए है ना, अपनी जिंदगी के बेस दिए है ना, मैंने अपने लेवल पर यूज किया, प्रैक्टिकल फाइनल किया, फिर आप लोगों को दिया। ऐसे नहीं मैं किसी को कुछ दे सकता हूं, क्योंकि मेरे से भी बड़े बड़े नॉलेजेबल पर्सन मौजूद है, लेकिन जब रिजल्ट लेते हैं ना तो बुराई जरूर करते हैं वो, लेकिन उनकी क्लिनिक पे जाके देखोगे ना तो यही बेस निकलेंगे, नाम दूसरा कि ये मैंने बनाया, है ना। मेडिसिन की एज सिस्टम के ट्रीटमेंट के संबंध में आपको केवल यही बेस है, ये बेस याद रखना है दोस्तों। बिकॉज लोग क्या कह रहे हैं, अभी छोटा सा मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं। अभी मैंने इतना क्लियर आपको बताया कि इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडी डायरेक्टली सेल पे काम करती है ना। याद रखना, इलेक्ट्रोमेपैथ की रेमेडी सीधे तौर पर सेल पे काम करती है और क्योर करने का काम करती है। याद रखना, क्योर करने का काम करती है। तो फिर आप कह रहे हो भाई ऑर्गन पे काम करती है, ऑर्गन्स की रेमेडी। याद रखना मेरी इस बात को, जब सीधे तौर पे सेल पे काम कर रही है तो फिर ऑर्गन्स की रेमेडी है ना। याद रख लेना, इस बात को समझने की कोशिश करना, है ना। ये एक प्रकार से प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में काम कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमेपैथ थ्योरी ये मानती है कि यदि हमारी सेल का जो मॉलिक्यूलर मोशन है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें डिस्टर्बेंसेस, मिनरल्स के डिस्टर्बेंसेस के कारण वो रोग युक्त हो रही है, अगर हमने उसको रोग मुक्त करना है तो इसको प्यूरिफाई कर दो। अगर आपने पूरी प्यूरिफाई कर दी तो पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट और हेल्दी कंडीशन में चली जाएगी। दैट इज द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमेपैथी। ये हमारा इलेक्ट्रोमेपैथ का साइंस है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही है, बस आपको कराते आना चाहिए। इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडी न केवल रोग मुक्त करती है दोस्तों, लेकिन उस डिसीज के जो मूल कारण है, जो रूट कॉज है, उसको वहां से घोलकर सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन में लाती है। इसलिए तो हमने कहा वाइटेशन ऑफ ब्लड और लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ इज द काजेस ऑफ डिसीज। हमने दोनों को प्यूरिफाई कर दिया तो बचेगा क्या भाई? कुछ नहीं बचेगा, हम जड़ से क्योर कर रहे हैं। एंड दैट इज द सुप्रीम, याद रखना दोस्तों, पैथी। ये इसी वजह से सुप्रीम पैथी के रूप में काम कर रही है, ठीक है। कल आपको टेम्परामेंट स्टडी देने वाला हूं दोस्तों, कि आप जब लिविंग लाइफ का बेस्ट देखोगे ये कैसे हो रहा है। क्या एक दिन आप जिंदा रह के मर जाते हो? नहीं ना, आप तो लंबा समय जी रहे हो। तो लिविंग प्रोसेस कैसे होती है और आपकी बॉडी का टेम्परामेंट कैसे बन रहा है, आप किसी टेम्परामेंट को कैसे डायग्नोस करोगे, कल तीनों टेम्परामेंट बता दूंगा। मिक्स, सैंग्वाइन, लिम्फेटिक, तीनों टेम्परामेंट की स्ट्रेट दूंगा और तीनों के बारे में आपको पूरा डिटेल बताकर टेम्परामेंट को खत्म करूंगा, फिर S1 पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी वसीम शेख जी, डॉक्टर वसीम शेख, डॉक्टर वसीम शेख जी। हाँ जी, हाँ सर, सॉरी वो टच हो गया था बच्चे के हाथ से, कोई कर ही नहीं है सर। थैंक यू जी सर। ठीक है सर। जी जितेंद्र पच पांडे सर, डॉक्टर जितेंद्र पच पांडे सर। जितेंद्र सर, अरुणेंद्र कोरी सर। गुड इवनिंग गुरुदेव। गुड इवनिंग बॉस। तो गुरुदेव मैं एक ये बोलना चाह रहा था कि मैंने एक मेरा पेशेंट था ल्यूकोडर्मा का, जिसको 1.5 साल पहले मैंने ट्रीट करना शुरू किया था और वो बेहतर
तरीके से रिकवर हुआ था सर। मैंने जो प्रोटोकॉल जो दिया था इसको, FIBE अल्टरनेट L1WE 1000 से शुरू करके और गिराते गिराते मैंने इसके साथ में मल्टीविटामिन 1, मल्टीविटामिन 2 सेकेंड डाइल्यूशन से 5 ड्रॉप से शुरू किया था। फिर 10 ड्रॉप किया। फिर अभी 1-1.5 साल के दौरान गुरुदेव इनको मैंने मल्टीविटामिन 1 और 2 मैंने 40 ड्रॉप तक में आ गया था। और इसके बॉडी के जो व्हाइट स्पॉट्स हैं इनको मैंने 95% तक मैंने रिजॉल्व किया। लेकिन मैंने कहा अभी कितने दिन तक दूं ताकि 100% ये जो पीठ पे सबसे पहले जो 2-3 दाग आए थे ये कब जाए, तो मैंने उसको दे दिया गुरुदेव D3 में। जो D3 में मैंने दिया उसको, तो उसमें क्या है कि 2-3 स्पॉट पीठ पर उसके और भी आ गए, तो वो एग्रीवेट किया। तो ये मेरी गलती कहाँ पर थी गुरुदेव? ये मल्टीविटामिन 1, 2, A3, F3G सेकेंड डाइल्यूशन वगैरह को ये 40 बूंद देकर और बढ़ाना था कि क्या करना था यहाँ से? सर एक्चुअल में क्या होता है, जिस डाइल्यूशन में रिजल्ट आना शुरू हो जाए वही डाइल्यूशन कंटिन्यू रखना है जब तक कि उस डाइल्यूशन का रिजल्ट कम नहीं होता। जैसे ही कम हुए एक पायदान आगे बढ़िए, पीछे नहीं हटना आपको जी आगे बढ़ना है। बिकॉज यहाँ पर लीवर से जुड़ा हुआ है S5L1WE C5V1G, ये मेन मेडिसिन है। जी जी मल्टीविटामिन 1 और 2 यहाँ पर करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले D5 देकर न्यूट्रल करिए, ठीक है? जी न्यूट्रल करिए, उसके बाद आप शुरू करिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ न्यूट्रल पर आ जाइए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो। तो सर इनको D5 में दे दें पूरे प्रोटोकॉल्स को इनको? बिल्कुल 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 न्यूट्रल कर दीजिए आप। ओके गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है मैम। जी सरिता श्रीवास्तव मैम। सरिता मैम, सरिता श्रीवास्तव मैम। डॉक्टर राजू गडिशु जी, वसीम शेख जी, कल्पना नरखेड़े जी, डॉक्टर कल्पना नरखेड़े जी। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, आपने आज जो टेम्परामेंट पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया सर। जी बहुत दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन आज अच्छा पकड़ में आ गया है। बिल्कुल मैम, कल मिस मत करिएगा, फिर आप भूलेंगे ही नहीं, दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक हाँ, है? नहीं सर, आप जो बातें बोलते हो ना वो दिमाग में ऐसे फिट होती जा रही है। जी थैंक आपने यू अभी वेरी मच। करवा ही रहे हो। जी कल थैंक यू मैं मैम। जरूर करूंगी सर। धन्यवाद सर। जी जी संजय सर, डॉक्टर संजय सर। हेलो डॉक्टर सर। जी एक जी संजय मेरे सर। पास एक पेशेंट है, एडेनोमाइसिस का पेशेंट आया है सर आज। जी 3 दिन पहले आया था। मैंने 10,000 उसको ब्लीडिंग 3 महीने से हो रही थी, वो आज तो क्योर होगी। और फिर एडिनोमाइसिस के जो टाइम में बताया था ना वो फार्मूला दिया है आज, ऑर्गेनोबूस्टर C1 और C2 का 30 पोटेंसी MMP जी लेडी को, और S3A3 और L1C1BE 200। बिल्कुल 100% क्योर हो जाएगा सर। 200 दीजिए, 100 दीजिए, 30 पे आके न्यूट्रल कंटिन्यू 2 महीने चलाइए, बिल्कुल 100% क्योर। आप अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिएगा, पूरा एंडोमेट्रियम क्लियर हो जाएगा। ठीक और है? PCOD के मेरे 3-4 केस सॉल्व हो चुके हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। थैंक यू सर। जी सरिता मैम, डॉक्टर सरिता मैम, सरिता श्रीवास्तव मैडम। क्या बात है, आज आपका माइक ही नहीं ऑन हो रहा। जी मदन मोहन जी, डॉक्टर मदन मोहन। डॉक्टर मदन मोहन जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर एक छोटा सा यही पूछना था सर, जिस डिटेल में सर आज आपने पढ़ाया है सर, तो सर इसे
सिम्टम्स के रेफरेंस के साथ बताया जाएगा कि सिम्टम के रेफरेंस से सर कैसे डायग्नोसिस को करेक्ट करेंगे? सर अभी तो आज मैंने केवल टेम्परामेंट कैसे आपके बॉडी में डेवलप हो रहा है ये बताया। कल आपको बताऊंगा पूरी बॉडी का बिहेवियर कैसे पहचानोगे। कोई आ रहा, मैंने कहा ना आपको, मैं ये सिखाऊंगा कि पेशेंट आपके क्लिनिक के अंदर घुसा तो आपका दिमाग तुरंत सेट हो जाएगा प्रोटोकॉल पे कि ये सेंग्वाइन है, मिक्स है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट है। ठीक है, कल आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पेशेंट को मैं क्यों बोल रहा हूँ सेंग्वाइन का है, इसको मैं लिम्फेटिक क्यों बोल रहा हूँ, कल पूरा बताऊंगा सिम्टम्स। ठीक है, वो सिम्टम का, और देखो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट आके बताता है सिम्टम, हम उसको साइन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यार क्या क्या मिल रहा है इसमें, और मिलाते हैं कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, और उसके बिहेवियर के आधार पर हम लोग प्रोटोकॉल तय करते हैं। तो कल वो चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगा मैं पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। पहले S1 पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट, फिर क्या होता है ना, मैंने 9 प्लांट पढ़ा है ना, अभी मैं अगर डायरेक्ट S1 बता दूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग ऊपर से निकल जाएगा। आप 9 प्लांट को 2 दिन देता हूँ, 3 दिन देता हूँ, उसकी स्टडी करना, और कल तो मैं टेम्परामेंट पढ़ाऊंगा, परसों टेम्परामेंट पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब मैं आपको S1 का पूरा डिटेल बताऊंगा, उसके बाद देखो आपके दिमाग से बाहर निकल जाए तो मुझे बोल देना। S1 आपका दिमाग में फिट हो गया तो फिर आप पूरी इलेक्ट्रोमैथ को समझ गए, क्योंकि S1 जैसे काम करता है, आपकी पूरी मेडिसिन वैसे ही काम करेगी। ठीक है, नहीं सर, मुझे सर मैं लेट हो गया आपके पास आने में सर। कोई नहीं सर, कोई बात नहीं, जब जागो जब सवेरा है सर। नहीं सर, बहुत अच्छा सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सरिता मैम, सरिता मैम। सर अभी आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है आवाज, क्या बात है? पता नहीं सर, उस सिस्टम में कुछ इशू आ गया था लगता है सर। हाँ, एक फीडबैक है जी। एंड एक तो सर अभी जो आपने बताया कि मुंबई में हॉट वेदर था तो डाइल्यूशन 147 के रेशियो से दिया सर, तो इन केस सर हमारे इंडिया में भी तो वेदर चेंज, जो हर जगह अलग अलग क्लाइमेट है, तो हमारे नॉर्थ एरिया में सर जब हॉट वेदर होता है तो क्या हम थर्ड ये D6 या D4 D3 के बजाय हम सेकंड डाइल्यूशन वाले सिस्टम को फॉलो करें? बिल्कुल, जितना नेगेटिव जाओगे उतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे साउथ में सारे लोग ज्यादातर लोग बिलियस टेम्परामेंट के होता है। ठीक है, वहां पर लीवर ड्रॉप, हेप्टो ड्रॉप, ये आपके लिए रामबाण है, उनके हर पेशेंट के हर कंडीशन में रामबाण काम करेगी। ठीक है, क्योंकि मेहनती लोग होते हैं बहुत, है ना। तो इस कंडीशन में जी, हेप्टो सर तो वैसे भी रामबाण है, भयंकर रिजल्ट है सर इसका, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है सर। जिन जिन लोगों ने रिजल्ट ले लिया ना, वो तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कभी नहीं छोड़ोगे आप। हेप्टो ड्रॉप पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लेवल पर, लीवर ड्रॉप केवल लीवर के लेवल पर, नेचुरल टॉनिक पूरे डाइजेस्टिव लेवल पर, लेकिन C10-1-2Y तो ब्रेन और सेकंड ब्रेन जो आपका आते हैं गुड और बैड बैक्टीरिया, आप उसको बैलेंस कर जाओगे। ठीक है जी। एंड सर क्वेरी ये है सर कि एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट है सर, लेडी है, मिक्स टेम्परामेंट ही है, और उनका एज बहुत रिड्यूस होकर 40 तक आ गया सर। बेसिकली स्टार्टिंग में उनके लिवर में गांठ आया, उसके बाद वो डॉक्टर ने फिर हेपेटाइटिस के लिए बता दिया कि हेपेटाइटिस भी है, फिर वो सिरोसिस के लिए बताया। तो अब सर 2-3 रिपोर्ट पेट स्कैन एंड 2 में पॉजिटिव आ रही है कैंसर का, राइट सर। और अभी कई बार पेट में पानी जैसे भर जाता है तो हटा रहे हैं, डॉक्टर कीमो भी नहीं कर सकते क्योंकि वेट कम है, 40 kg है, और वीकनेस तो जाहिर सी बात है सर कि लिवर ही नहीं कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन भी कम है, गायब है। आप कुछ मत करिए, आप हेप्टो ड्रॉप D5 में दीजिए, टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप D6 में दीजिए, है ना, नेचुरल टॉनिक D6 C10-1-2Y दीजिए, ये मेन हो गया, है ना। और लीवर कैंसर वाला प्रोटोकॉल दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे जो लिक्विड आ रहा है वो सबसे पहले बंद होगा, है ना। आपको लीवर के ऊपर सबसे पहले जाना है ना। S10L1C5G या S1L1C5G, ये सबसे, आप सीधा गैंग्रेनल 4 सुपर पे जाइए आप जी। ठीक है, D10B पे जाइए, बहुत तेजी से रिकवर होगा। ठीक है। एंड थर्ड सर फीडबैक है कि एक आर्मी के पर्सन थे सर, और उनको किडनी की इश्यू थी, और अचानक ही डेवलप हुआ, वो एडमिट हुए, डॉक्टर्स ने चेक किया, दोनों किडनी में सिस्ट और क्रेटिनिन बढ़ के सर 4 पॉइंट समथिंग आ गया था। फिर उन्होंने इतना ट्रीटमेंट किया कि उनके पैर में जो स्वेलिंग उस वक्त उतनी नहीं थी, पूरे बॉडी में ही स्वेलिंग आ गई,
और जी 8 बहुत सारे टैबलेट फ्लूइड्स चढ़ाने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ के बोला एम्स चले जाओ, दिल्ली एम्स जाओ, बिकॉज हम लोग अब संभाल नहीं सकते। ये पानीपत का केस है सर। जी फिर उनके एक रिलेटिव का ट्रीटमेंट चल रहा था सर यहाँ। फिर उन्होंने यहाँ रिफर किया और 18 जून से सर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, इसी 18 जून से। और 30 जी को 15 डेज के लिए मेडिसिन दिया था सर। मेडिसिन खत्म हो रही थी तो मैंने कहा कि देने के पहले टेस्ट कराया। 30 तारीख की रिपोर्ट पे सर क्लिंटाइन 4 पॉइंट समथिंग से घट के 2.88 पे आ गया है सर। बहुत बढ़िया मैडम, और बहुत बढ़िया, हीमोग्लोबिन 8 था, वो 9.91 हो गया है। बहुत और बढ़िया। आरबीसी बिल्कुल नॉर्मल हो गया सर। 2 था, बिल्कुल नॉर्मल। स्वेलिंग आधी हो गई सर, पैरों की पूरी एडिमा क्लियर हो गई है सर। बहुत बढ़िया, तो शानदार। आपका दिया हुआ वो तो सर आपके लिए भी विश भेजा है उन्होंने स्पेशली, बिकॉज आर्मी मैन है, वो हर लेवल पे जाते हैं। जी बहुत बहुत और धन्यवाद। तो ये फीडबैक था सर, और रियली बहुत अच्छा लगा सर कि 10 दिनों में इतना अच्छा रिजल्ट आया है सर। आप सोचो कि आप अगर अभी तो इतना ही है सरिता मैम, आप जब पूरा सेम कंप्लीट करके जब रिजल्ट देखेंगे ना अपने आप का, तो आपको मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, ठीक है? क्योंकि जो लोग सीख रहा है और डीप में जाकर सीख रहे हैं, प्रोटोकॉल नहीं खेल रहे, मैं चैलेंज करता हूं, उनका जो फीडबैक होगा ना, 1 साल बाद उस एरिया में आपके जैसा डॉक्टर नहीं होगा। बस मेरा यही एम है, 1000 डॉक्टर बनाना है, और 1000 डॉक्टर जब टॉप क्लास बन गए ना, हमको कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट पूछेगी यार ये कौन से डॉक्टर है यार, ये कौन सी पैथी में काम कर रहे हैं, है ना? वो पानी वाली पैथी में, ये कौन सी पानी वाली, नहीं गोली वाली में, मतलब मिक्स थेरेपी। और जब ये आएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को खुद को सोचना पड़ेगा, नहीं यार हमारे हॉस्पिटल में भी, गवर्नमेंट में भी ये पैथी वाले होना चाहिए, ठीक है? फिर देखो आप में से कई लोग झगड़ेंगे कि मेरी पोस्टिंग होना चाहिए क्या। सर पैचरिक में बहुत इशू है सर, वो पता नहीं लग रहा है कहाँ से बेटर मिलेगा, बिकॉज ड्राई से बहुत लोग बना रहे हैं और बहुत कंफ्यूजन थी। मैं कई दिनों से सोच रही थी आपको ये बताने के लिए सर, बट मैम मैंने सब जगह देखा है, मैं आपको जी क्लियर कट कर दिया कि मैंने सब जगह देखा है, सब किसी के पास फार्माकोपिया नहीं, ठीक है? पहली बात, सब अपने अपने तरीके से बना रहे। अगर आपको डिस्टिल वाटर बेस चाहिए, रेबिसन और आप हरविंदर जी 2 के आप ले सकते हो, आप शुरू कर सकते हो डिस्टिल वाटर बेस स्किन की डिसीज के ट्रीटमेंट के बिहाफ पर। लेकिन अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप डॉक्टर हमारे जो डायडम वाले हैं प्रभाकर सर, वो भी जी D1 देते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली देते हैं, वहां से ले सकते हो। डॉक्टर AK सिंह फ्रूट देते हैं, वहां से ले सकते हो। M आचार्य है उड़ीसा में, उनका बहुत अच्छा आता है, आप वहां से कलर लेस आता है, आप उनसे भी क्रूड ले सकते हो, मैं लेता जी हूँ, ठीक है? सर मैंने अशोक सर का तो सर अशोक जी सर के यहाँ तो मैंने विजिट किया था। मैं आपसे डिस्कस करूंगी सर, अगर 2 मिनट का आप टाइम देंगे तो पर्सनली, बिकॉज जी उसके बारे में एक्चुअली मैं पर्सनली बताऊंगी सर आपको। ठीक है मैम, थैंक यू सर। ठीक है।